हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि नागरिक शास्त्र के पेपर में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया था उसमें से 90% क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस बात की काफ़ी खुशी हुई मुझे। बहुत लोग मेरे पास मैसेज किए थे, कमेंट किए थे, फ़ोन भी किए थे बहुत लोग कि सर जो आपने पढ़ाया था वहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। तो इस बात का विश्वास करिए, भरोसा करिए और इस भरोसे से पढ़ते रहिए, आप जरूर अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। अगर इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में पूछता है तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है समष्टि अर्थशास्त्र, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, आप थोड़ा सा समझ के पढ़ने की कोशिश करिए ताकि अगर आप उस टाइम पे भूल जाएं तो आप आसानी से बनाकर लिख ले जाएं। ठीक है, उसी प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एक एक पॉइंट का जो अर्थ है, शब्द का अर्थ है, वो भी आपको बताते चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और कोशिश करें कि आप एक ही बार में आपको याद हो जाए। मैं वैसे भी आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और इसके बारे में लिखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था की संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे के तौर पे अगर बात करें, कुल रोजगार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कुल उत्पादन, कुल आय, कुल व्यय या फिर कुल मांग या फिर कुल पूर्ति, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो बस समष्टि का मतलब इतना समझ लीजिए, समष्टि का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, क्योंकि आपके पार्ट में समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र है। तो समष्टि का मतलब होता है बड़ा और व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे स्तर के पे जैसे व्यक्तिगत होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि में हम बड़े स्तर के अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जब हम कुल रोजगार के बारे में अध्ययन करें तो समष्टि में करते हैं। कुल उत्पादन, कुल आय, कुल व्यय, मतलब एक देश में कुल कितना आय आता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आता है, कुल कितना खर्च होता है, कुल कितना उत्पादन होता है, कुल रोजगार कितना मिलता है, इन सब के बारे में अगर बात करते हैं तो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपसे अगर परिभाषा पूछ लेता है तो आपको यहाँ पे परिभाषा लिखनी पड़ेगी। जैसे से पीरो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। से पीरो, कौन पीरो? से पीरो के अनुसार इन्होंने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य कारण से संबंधित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये पूरी अर्थव्यवस्था के जो कार्यकार होता है, मतलब जो काम होता है, उन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र करता है। ठीक है, एक लाइन की परिभाषा है, आसानी से समझ सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र वो पूरे अर्थव्यवस्था का पूरे लेखा जोखा रखता है। ठीक है, दूसरा है सुलूज के अनुसार। देखिए यहाँ पे अगर आप शूज पहनकर जाएंगे परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं है, सूज में आधा ला लगा देंगे, सुलूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुलूज के अनुसार थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे तो आपको आसानी से याद होगी, जल्दी याद होगा। सुलूज ने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। इन्होंने कहा है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। मतलब ये है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, अगर मान लीजिए आपकी जो आय है, ठीक है, आपकी आय है मान लीजिए 1000 रुपये है, आपकी आय 1000 रुपये है, आप 1000 रुपये में पूरा अपना परिवार चला रहे हैं। जब 1000 में अपना पूरा परिवार चलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने परिवार को कैसे चलाते हैं, क्योंकि आपके पास 1000 रुपये हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ये तय किया जाता है कि हमारे पास राष्ट्रीय आय कितनी है, कितना टोटल पूरे देश में इनकम है, और उसके आधार पे ये तय होगा कि देश अब आगे बढ़ेगा, देश विकसित होगा या फिर विकासशील होगा, देश विकास कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये राष्ट्रीय आय ही तय करेगा। जैसे 1000 रुपये आपके पास है, जब आप 1000 रुपये लेकर जाओगे अपने, मतलब 1000 रुपये आपकी इनकम है, तो 1000 रुपये ही तय करता है कि आपका परिवार कैसे जीवन यापन कर सकेगा।
ठीक है। तो ऐसे ही एक देश की जो राष्ट्रीय आय होती है वही जो है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताती है, इन्हें विश्लेषण करती है। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कुछ और लिखना होगा, जैसे कि उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र में एक देश की राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्वों तथा आर्थिक उच्चावचनों का जो है कि कारण के अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों इसमें ये है कि जो ये ऊपर परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में बात कही जा रही है और आर्थिक उच्चावचनों का मतलब ये होता है कि जो भी देश के विकास के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं उन सभी को जो है अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ये बात हुई परिभाषा की। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विषय क्षेत्र की। तो विषय क्षेत्र में यहाँ पे छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है। डायग्राम की अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको जो है पूरा नंबर मिलता है और आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग होता है उन लोगों से जो रट्टा मार के जाते हैं या फिर जो है किसी प्रकार से लिखते हैं क्वेश्चन को, तो आपका आंसर सबसे अलग होगा। ठीक है, और जब अलग होगा तो नंबर भी थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र या फिर विषय वस्तु हो जाएगा। और ये चाहें आप तो ये डायग्राम बना सकते हैं, लगे हाथ उसी हाथों से जो है आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि आय रोजगार का सिद्धांत है, ठीक है, इसके आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र तय होता है। समान कीमत स्तर या कीमत स्फीति का सिद्धांत, घबराना नहीं, मैं अभी आगे आपको समझा दूंगा। आर्थिक विकास का सिद्धांत और इसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट में है कि वितरण के समष्टि परक का सिद्धांत। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे विश्लेषण करते हैं ताकि जो आपको दिक्कत ना हो समझने में। एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि आय व रोजगार का सिद्धांत है, यानी आय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर आपको रोजगार मिलता है तो आपको कुछ ना कुछ दोस्तों कुछ ना कुछ जो है आपको आय ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आय से रोजगार जुड़ा हुआ है, तो रोजगार मिलेगा तो आय मिलेगी, इसीलिए इसका सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है। देखिए, किसी देश की आय व रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग द्वारा निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य ये जो पहली लाइन लिखी है, प्रभावपूर्ण मांग का मतलब क्या होता है? प्रभावपूर्ण मांग का मतलब ये होता है कि प्रभावपूर्ण मांग अगर आपको समझना है या फिर उसको निकालना है तो प्रभावपूर्ण जो मांग है इसमें कुल उपभोग को, ठीक है, कुल उपभोग प्लस कुल विनियोग की मांग को जोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास प्रभावपूर्ण मांग जो है वो निकल कर आ जाता है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, ध्यान में रखना है कि कुल उपभोग की मांग और कुल विनियोग की मांग को जो है जोड़ दिया जाता है, तो प्रभावपूर्ण मांग जो है वो निकल कर सामने आता है। अब यहाँ पे आगे कहा गया है कि प्रभावपूर्ण मांग में उच्चावचनों के कारण ही विकसित देश में जो है व्यापार चक्र जन्म लेता है। प्रभावपूर्ण मांग का तात्पर्य ये हो सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप कोई डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कोई डिमांड कर रहे हैं, तो जो डिमांड हो रही, जो मांग हो रही है उससे जनता को कितना प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, यानी जो मांग हो रही है उस पर जनता कितनी जो है प्रभावित हो रही है, कितनी जो है उसके लिए आर्थिक रूप से तैयार है, तो ये जो है प्रभावपूर्ण मांग हो जाएगा। तो प्रभावपूर्ण मांग ही जो है आय रोजगार को तय करती है, क्योंकि जैसा प्रभावपूर्ण मांग होगा वैसा ही आय रोजगार का सिद्धांत होगा। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है समान कीमत स्तर तथा कीमत स्फीति का सिद्धांत। अब यहाँ पे अगर मान लो इतना बड़ा सेंटेंस आपको याद नहीं आता तो आप समान कीमत स्तर पर जो है सिद्धांत ले सकते हैं। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र की कीमतों के समान स्तर पर निर्धारण का भी अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये कीमतों के समान स्तर निर्धारण का भी अध्ययन किया जाता है। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें जो कीमत के समान स्तर होते हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु का जो है 1000 रुपये दाम है, किसी वस्तु का 500 रुपये दाम है, किसी वस्तु का 100 रुपये दाम है, किसी वस्तु का 50 रुपये दाम है, तो जो ये कीमत का समान स्तर है इसका भी निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यही बात इसमें कही जा रही है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि आप समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन बातों का अध्ययन कर सकते हैं और किन किन बातों को आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में यही बात यहाँ पे कहा गया है। तो जैसे हम कुल मांग के बारे में अध्ययन करते हैं, कुल आय के बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसे समान कीमत जो स्तर होते हैं इसका निर्धारण भी जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है।
ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा गया है। आगे है, और यह स्पष्ट करता है कि स्फीति किन कारणों से उत्पन्न होती है। स्फीति का मतलब होता है, जैसे मुद्रास्फीति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो एक तरह से घाटा समझ सकते हैं, ठीक है, कि जो है मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति आती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, तो किन कारणों से होती है, ये भी जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट में ये कहा गया है कि आर्थिक विकास का सिद्धांत, इसमें कह सकते हैं कि जो है समष्टि अर्थशास्त्र एक विशेष और महत्वपूर्ण शाखा जिसका हाल ही में विकास हुआ हो, आर्थिक विकास का सिद्धांत है। इस संक्षेप में इसे विकास का अर्थशास्त्र भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है एक विशेष महत्वपूर्ण शाखा जिसका हाल ही में विकास हुआ हो। कोई भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसको अध्ययन करते हैं जो आर्थिक विकास के मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो विकास मॉडल है ये अर्थशास्त्र को जो है परिभाषित करता है, इसीलिए विकास का अर्थशास्त्र से कहा जाता है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास के सिद्धांत में 2 पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट ये है कि कोई एक नया मॉडल जारी है तो उस नए मॉडल के भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे, चौथा पॉइंट वितरण के समष्टि परक का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे कि वितरण के समष्टि परक आर्थिक सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण सामग्री है। अब देखिए यहाँ पे वितरण मतलब क्या होता है, बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। समष्टि परक आर्थिक, यहाँ पे दोस्तों जो बात कही गई है बात ये है कि जैसे वितरण मतलब क्या होता है, बांटना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब ये कह सकते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये आर्थिक रूप से जो है सभी के पास जो है विकास के लिए जो है जो मॉडल तैयार किए जाते हैं वो सभी के पास पहुंचने चाहिए ताकि जो है सभी लोग विकास कर सकें। यहाँ पे बात कर सकते हैं कि रिकार्डो, केन्स और मार्क्स के द्वारा अर्थशास्त्र द्वारा प्रतिपादित वितरण के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। इन्हीं जो वितरण के सिद्धांत हैं इसमें रिकार्डो, केन्स और मार्क्स ने जो है परिभाषित किया है, अर्थशास्त्र में डिटेल में उसके बारे में बताया है। तो बस आपको इतना समझना है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये वितरण के भी सिद्धांत को परिभाषित करता है और इसके बारे में अध्ययन करता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन, एक ही बार में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग भी। क्वेश्चन है कि प्रतिव्यक्तियाँ से क्या समझते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसको लिखने का सही तरीका क्या है, सही तरीका जो आपके सामने दिख रहा है यही है। कैसे लिखेंगे, छोटा सा हेडिंग लेंगे प्रतिव्यक्तियाँ और उसके बारे में लिखेंगे अर्थव्यवस्था की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया जा सकता है, इसे औसत आय भी कहा जाता है। तो सिंपल है कि प्रति व्यक्ति आय अगर आपको निकालना है तो कुल राष्ट्रीय आय में, ठीक है, कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। 3 शब्द ध्यान रखना है। पहला कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से डिवाइड करने पर, भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ये फार्मूला आप जरूर लिखेंगे ताकि जो पूरा नंबर आपको मिल जाए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में बात हो रही है। तो राष्ट्रीय आय में किसी देश के समस्त व्यक्तियों द्वारा उत्पादित आय की योग जो होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो देश के समस्त व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो उत्पादित आय होती है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझो से मान लो एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है, इस परिवार में 6 लोग रहते हैं। अगर आपको जानना है कि इस परिवार की आय टोटल कितनी है तो आपको 6 लोगों की आय को पता करना होगा। जब 6 लोगों की आय पता कर लेंगे तो हमारी जो परिवार की आय है वो निकल कर सामने आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी देश की जो है आपको इनकम पता करना कि किस देश के व्यक्तियों की इनकम कितनी होगी तो सभी देश के व्यक्तियों की इनकम को पता करना होगा। उसी प्रकार से जो है राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो जब हम देश के जो व्यक्ति होते हैं उनके जो उत्पादित आय होते हैं जब उनको जब अध्ययन करते हैं, उनका योग को इकट्ठा करते हैं तो राष्ट्रीय आय जो है पता चलता है। ठीक है, आगे यहाँ पे अथवा करके ले सकते हैं इस बात को, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। आप इस परिभाषा को जो यहाँ पे लिखा गया है इस परिभाषा को ऐसे भी आप लिख सकते हैं
तीन चार शब्द हैं। पहला पॉइंट, किसी भी अर्थव्यवस्था में, पहला पॉइंट। दूसरा, एक वर्ष के दौरान, दूसरा पॉइंट। जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, तीसरा पॉइंट। उनके मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, चौथा पॉइंट। 4 पॉइंट में परिभाषा खत्म हो जाएगा। किसी भी देश या किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सब के मूल्य का योग का जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में भी पूछा जाता है। प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि जो है राष्ट्रीय आय के संगठन, ये संगठन है, संगठन की विधियों का आंकड़ा बताइए। अथवा करके इस सवाल को पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों का वो उल्लेख कीजिए। तो आपको ध्यान में रखना, राष्ट्रीय आय के जो है आकलन की विधियों के बारे में बताना है। तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे कि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ। एक बात दोस्तों ध्यान और रखेंगे कि आपको क्वेश्चन से ही हेडिंग बना लेनी है। ये चालाकी आपको खेलनी है कि क्वेश्चन से ही पहले आपको जो है हेडिंग बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देखिए छोटा सा हेडिंग बन जाएगा और इसके बाद में डायग्राम मैंने बना लिया है कि कौन सी विधियाँ हैं। आय विधि है, व्यय विधि है, मिश्रित विधि है, उत्पादन विधि है। तो ये 4 विधि हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि जो है कैसे जो है इनको आप जो है परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे जो है उत्पादन विधि को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है और जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसे समझ जाओगे और बना के लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की बात हो रही है। आकलन का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय आय हम कैसे पता करेंगे, किस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, इसका हमारे पास कैसे जो है डाटा आएगा। आकलन का मतलब हम आंकड़े कैसे इकट्ठा करेंगे, उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं आंकड़े इकट्ठा करने की। ठीक है, तो वही विधि है उत्पादन विधि। पहला पॉइंट हेडिंग डालेंगे यहाँ पे उत्पादन विधि और इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, जब किसी वस्तु का उत्पादन होगा तो उस वस्तु का उत्पादन होने के बाद उस वस्तु को मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, जब वस्तु को मार्केट में बेचा जाएगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, आय मिलेगा, इनकम मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो जब आय मिलेगा तो उसके आधार पे हम किसी व्यक्ति के या किसी परिवार के या फिर किसी देश के जो है आय के बारे में पता कर सकते हैं कि जो वस्तु उत्पादन हुआ है उस वस्तु की कीमत कितनी है। ठीक है, तो पता चल जाएगा उससे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब किसी वस्तु का, यहाँ पे ध्यान रखिए, किसी वस्तु का या फिर सेवा का उत्पादन होता है, जब किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है तो वस्तु और सेवा के उत्पादन होने से हम राष्ट्रीय आय को पता कर सकते हैं। क्योंकि जो वस्तु होता है कितनी मात्रा में हो रही है और कौन सी वस्तु उत्पादन हो रही है, उसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि वो वस्तु की आय कितनी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद सेवा का मतलब ये होता है कि जो सरकारी सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर में अपना जो है काम देते हैं, काम करते हैं, उनकी जो आय होती है उसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि जो है राष्ट्रीय आय कितनी है। ठीक है, पहला पॉइंट आप इस प्रकार से लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर कॉपी इतना फास्ट दोस्तों चेक करते हैं कि जो है आप बस मेन हेडिंग आपको ध्यान में रखना है, बाकी आगे कहानी में आपने क्या लिखा है उससे संबंधित उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए सोच समझ के लीजिए, अच्छे से आपको लिखना है। दूसरा है आय विधि। आय विधि का मतलब ये है कि हम ये पता करते हैं कि कितने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और उसके आधार पे जो है उनके आय का आंकड़ा निकाला जाता है। जो आय के आंकड़े निकलते हैं उसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि हमारे देश में जो है इतने रोजगार लोग हैं, इतने काम करने वाले लोग हैं। उसके आधार पर जब रोजगार की संख्या में मिल जाएगी तो उनकी आय की संख्या मिलेगी धीरे धीरे। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आय कितनी होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद तो व्यय विधि। व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय करना यानी इन्वेस्टमेंट करना, आपको पैसा लगाना है, पूंजी लगानी है। तो जो आप पूंजी लगाते हैं, जब व्यय करते हैं तो आप पैसा जब लगाते हैं, मान लो कोई कंपनी आपने खोला है, ठीक है, तो कंपनी खोलने में मान लो आपको जो है 10 लाख रुपए लग गए हैं कंपनी खोलने में। तो ये जो 10 लाख रुपए लगे हैं, ये 10 लाख रुपए आपके पास एक आंकड़ा है जो आपने व्यय किया है। कोई और कहीं पे खर्चा किया होगा, कोई और कहीं खर्चा किया होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास जो व्यय होते हैं उसके आधार पे ये हम पता कर सकते हैं कितना रुपए खर्चा हुआ है, कितना व्यय हमने किया है। तो उसके आधार पे एक आंकड़ा हमारे पास निकल जाएगा कितना जो है रुपए खर्चा हुए हैं, और उससे आधार पे राष्ट्रीय आय के बारे में हम पता कर सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे है मिश्रित विधि।
मिश्रित विधि का मतलब ये है कि इसमें उत्पादन को, आय को और व्यय को, इन सबको अगर जोड़ दोगे तो मिश्रित विधि आ जाएगा। कैसे आएगा? मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिश्रित का मतलब होता है मिक्स, यानी खिचड़ी। खिचड़ी में दाल, चावल, आलू थोड़ा मिला दीजिए, थोड़ा मटर मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? खिचड़ी बन जाएगा। उसी प्रकार से मिश्रित विधि में कितना खर्चा हुआ है, कितना आय आया है और कितना वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, इन सब को मिला दोगे तो बन जाएगा क्या? बन जाएगा मिश्रित विधि। तो इन सबको जब मिलाकर अध्ययन किया जाए कि यहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, कितना कहाँ से आया है और कितना वस्तु का उत्पादन हुआ है, इन सबको मिला के दिया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलेगी मिश्रित विधि। तो राष्ट्रीय आय निकलकर सामने आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करें और बना कर आंसर लिखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध निबल, शुद्ध को निबल भी कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो देखिए अंतर जो है आप इस प्रकार से छोटा सा जो है डायग्राम बना के आप लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं इसे, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसे कहते हैं एनएनपी। ठीक है, एनएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट होता है और जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? एक देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मूल्य को जीडीपी कहा जाता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है तो जीडीपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा जीएनपी होगा। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे सकल जो है नेशनल की बात हो रही है तो नेशनल आंसर नेशनल हो जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखेंगे। जीएनपी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो परिभाषा वही रहेगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम जीएनपी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका जीएनपी। तो यहाँ पे जो परिभाषा है कि एक देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मूल्य को जीएनपी कहते हैं, ये जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य का योग होता है उसे एनएनपी कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक देश के जो निवासी होते हैं उनके द्वारा जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जो बाजार मूल्य का योग होता है, उसे एनएनपी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि यह राष्ट्रीय आय का एक अवधारणा है। ठीक है, या फिर धारणा है, या फिर राष्ट्रीय आय की ये अवधारणा है। ये धारणा है और ये अवधारणा है, यानी जो एनएनपी ये अवधारणा है और जो ये है राष्ट्रीय आय की जो है ये धारणा है। ठीक है, धारणा मतलब क्या होता है? विचार होता है, थॉट होता है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे कि ये धारणा में शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल होते हैं। शुद्ध विदेशी साधन का मतलब ये होता है कि जो विदेश से इनकम प्राप्त होते हैं उसको शामिल किया जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय सम्मिलित नहीं रहती है। जो जीएनपी होता है इसमें जो है भारत के बाहर रहने वाले हैं जो विदेश में पैसा कमाते हैं, फिर भारत में पैसा लेकर आते हैं, भेजते हैं पैसा, तो उनको जोड़ दिया जाता है, लेकिन इनमें जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, आगे है ये विस्तृत धारणा है और यह विस्तृत अवधारणा है। एक विस्तृत अवधारणा है और एक धारणा है। आगे यहाँ पे दोस्तों है कि यहाँ पे इसको अगर निकालने के लिए तो जीडीपी में से निकालते हैं। इसको जीडीपी में से जो है अगर आपको निकालना है तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एनपी होगा, जीएनपी होगा। जीएनपी निकालने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद और माइनस में जो है निर्यात मूल्य माइनस आयात मूल्य कर देंगे ब्रैकेट में, तो इस प्रकार से जो है इसको निकाला जाता है। अब इसके बाद जो है एनएनपी की बात करें तो यहाँ पे एनडीपी में से जो है आपको विदेशी आय से प्राप्त इसको जोड़ देना है, तो ये जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, बाकी कोई मिस्टेक होगा तो उससे संशोधन कर लीजिएगा, क्योंकि जो है मैंने अपने कॉलेज के जो है बच्चों से लिखवाया था, तो हो सकता है बच्चों ने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया होगा, तो आप इस थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। बाकी जो है क्वेश्चन आपके सामने अगला है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में क्या अंतर है। राष्ट्रीय आय और निजी आय में अगर अंतर आपसे पूछ ले तो उसको आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय आय में केवल भुगतान शामिल किए जाते हैं, जबकि निजी आय में भुगतान तथा हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किया जाता है। मतलब ये है कि जो निजी आय होता है उसमें भुगतान कितना भुगतान किया गया है, और हस्तांतरण मतलब कि जो हस्तांतरण मतलब क्या होता है? यहाँ से वहाँ जाना। ठीक है, यानी जो इनकम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, हस्तांतरण हुआ है तो वो उसको भी शामिल किया जाता है, और राष्ट्रीय आय में केवल जो है भुगतान को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि भारत सरकार के गैर कर
आय के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ऐसा सवाल दोस्तों अगर आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार के गैर कर आय के स्रोत पर प्रकाश डालिए, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे देखिए छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। करा कि भारतीय सरकार के गैर कर जो होते हैं उनका कहाँ कहाँ से जो है जो आय प्राप्त होता है भारत गैर सरकार के, उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में लिखेंगे ब्याज प्राप्तियाँ। भारत सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? ब्याज प्राप्तियाँ। जो ब्याज मिलते हैं उसके द्वारा जो है प्राप्त होता है लाभांश। कुछ लाभ होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु है 100 रुपये का बिका है, ठीक है, मैंने 100 रुपये की पूरी लागत आई है, इसको जो है अगर मान लीजिए 200 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितने का होगा? 100 रुपये का होगा, ठीक है। तो जो लाभ मिलता है, लाभांश जो होता है, इससे भी सरकार को आय प्राप्त होती है। यहाँ पे हेडिंग बना के 2-2 3-3 लाइन लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं कि सामान्य सेवा से आय। सामान्य सेवा का मतलब ये कि जो भारत सरकार के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन सेवाओं के बदले आय प्राप्त होती है, तो यहाँ से जो है आय का स्रोत भी माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सार्वजनिक उपक्रमों से आय। सार्वजनिक उपक्रमों का मतलब ये होता है कि सरकारी कुछ सेक्टर हैं जो है कहीं न कहीं छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनसे भी जो है सरकार को आय प्राप्त होती है। तो सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं यानी सरकारी जो सेक्टर, जो छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं लेकिन सरकारी हैं, तो उनसे भी आय प्राप्त होती है। आर्थिक सेवाएं। आर्थिक सेवाएं का मतलब ये है सरकार के द्वारा जो है कुछ आर्थिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं अलग अलग शहरों में, अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जिसके द्वारा सरकार को आय प्राप्त होती है। इसके बाद तो सामुदायिक सेवाएं। सामुदायिक सेवाएं का मतलब ये होता है कि जैसे आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम सुना होगा, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ इनकम प्राप्त होते रहते हैं। जैसे मान लो 1 रुपये का आप पर्ची कटाते हैं तो वहाँ से भी तो कुछ ना कुछ इनकम मिलते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं जो गैर कर के स्रोत हैं, और ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस प्रकार से अच्छे से लिख सकते हो। कुछ करना नहीं है, कहाँ कहाँ से पैसा भारत सरकार को मिल सकता है उसके बारे में जो आपको यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य जो है वो कौन कौन से, इसकी विवेचना कीजिए। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि केंद्रीय बैंक कौन है, तो नाम ध्यान रखेंगे, आरबीआई की बात हो रही है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आरबीआई को केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय बैंक के रूप में जो है आरबीआई, इसके प्रमुख जो कार्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, और आपको जो यहाँ पे ऐसे ही डायग्राम बना के जो है एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए केंद्रीय बैंक का काम क्या होता है, यानी आरबीआई का काम क्या होता है? पत्र मुद्रा निर्गमन करना। यानी पत्र मुद्रा जो पैसा होता है, जो नोट होते हैं, उनको नोट को छापने का जो है जिम्मा वो आरबीआई के है। तो आरबीआई क्या करता है? नोट छापता है, ठीक है। निर्गमन का मतलब होता है नोट छपाई करना। तो ये जो है आरबीआई के द्वारा जो है नोट छापने का काम होता है, ठीक है। इसके बाद तो ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा है बैंकों के रूप में काम करना। जैसे मैं कहूँ कि आप हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आप हैं, फिर इसके बाद जो है आपके जो है पिताजी होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके जो है यहाँ पे दादा दादी होंगे, ठीक है। तो आपके पिताजी ये हैं, ये हो गए, आपके पिता के पिताजी ये हो गए, ठीक है। यानी आपके बाप के बाप यहाँ पे हैं, ये बाप के बाप हो गए, ठीक है। तो वैसे ही बैंकों का बैंक, यानी जो बैंक होते हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, तो ये बैंक है, इन बैंकों का भी बैंक है कौन? आरबीआई। तो इसलिए कहते हैं ना कि बैंकों का बैंक, बापों का बाप है कौन? आरबीआई। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना। यानी जो पंजाब नेशनल बैंक हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब जो बैंक हैं, इन बैंकों का भी एक बैंक है जिसे आरबीआई कहते हैं, और ये कंट्रोल करता है इन बैंकों को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बैंकों के रूप में काम करना ये आरबीआई काम है। साख नियंत्रण करना। साख का मतलब क्या होता है? ऋण होता है, ठीक है, ऋण होता है, और उसका नियंत्रण करना। साख का नियंत्रण करना कि कितनी मात्रा में ऋण प्रदान करना है, कितना देना है, इन सब का जो है नियंत्रण करना वो केंद्रीय बैंक का काम होता है।
आगे यहाँ लिख सकते हैं सरकार के बैंकर के रूप में काम करना। सरकार के बैंकर के रूप में काम करना, सरकार जितना चाहती है, जैसे मान लीजिए उसको कितना नोट छापना है, मतलब छपवाना है, तो आरबीआई को आदेश देती है कि जो है आपको इतना नोट छापना है मार्केट में। तो उसी प्रकार से जो है सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। ठीक है, आगे है विनिमय दर स्थिर रखना। विनिमय दर का विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना, लेन देन करना। ठीक है, तो जो विनिमय दर होता है, कितनी मात्रा में लेन देन करना है, इन सब का लेखा जोखा आरबीआई रखता है, यानी केंद्रीय बैंक रखता है। तो ये भी जो है केंद्रीय बैंक का काम हो गया। आगे है कृषि साख की व्यवस्था करना। कृषि साख की व्यवस्था का मतलब ये होता है कृषि क्षेत्रों में साख ने ऋण प्रदान करने के लिए भी सरकार के जो है बैंकर यानी जो आरबीआई होता है उसका भी यही काम होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। अगला है कि आर्थिक व्यवस्था के आंकड़े एकत्रित करना। आर्थिक व्यवस्था के आंकड़े एकत्र करना मतलब ये होता है कि आर्थिक रूप से देश में कितना विकास हो रहा है, कितना विकास नहीं हो रहा है, कितनी मात्रा में जो है मार्केट में नोट सप्लाई है, कितनी मात्रा में नहीं करना है। तो ये सब जो है लेखा जोखा आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये जो कुछ काम है यहाँ पे है जो आरबीआई को सौंपा गया है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इन सभी जो है कामों को आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं कार्यों को जो है अच्छे से लिख देना है और इसके बारे में 2-4 लाइन बना कर लिख देंगे तो जो है 3 पेज में जो है ये आराम से चला जाएगा। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम आधा पेज में चला जाएगा। इसके बारे में फिर इसके बाद हेडिंग बना के लिखेंगे तो मान के चलिए कम से कम जो है 2 से 2.5 पेज में आंसर आप पूरा आप लिख देंगे। और 2 से 2.5-3 पेज में आंसर लिखते हैं लॉन्ग वाला तो पूरा नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको तैयार करिए, बाकी फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।